हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में जो मेहमान हैं वो एक्टर हैं, लेखक हैं, गीतकार हैं, समाजसेवी हैं, चिंतक हैं। आप हैं श्री किशोर श्रीवास्तव जी। श्री किशोर श्रीवास्तव जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में अभिनंदन है, स्वागत है जी। नमस्कार। आज हमारे पॉडकास्ट के मेहमान हैं। हम प्रश्नों की ओर चलते हैं, जैसा कि एक परंपरा है ट्रू मीडिया की कि जो साथी इस हॉट सीट पर होते हैं उनसे हम प्रश्न करते हैं और ट्रू मीडिया के जो दर्शक हैं वो उससे आनंदित होते हैं और कुछ सीखते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि जब आज वर्तमान में आप 55 के हैं और बचपन में जो आपने देखा, जो आपने सीखा और वर्तमान में जो स्थिति है उसमें क्या परिवर्तन आया है? ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बचपन का बिंदास जीवन था जी, वो अब उल्टा हो गया है जी। पहले हम अपने बच्चों की उंगली थाम के चलते थे जी, अब बच्चे हमारी उंगली थाम के चलते हैं जी। तो जीवन में परिवर्तन आता है ऐसा, जब हम बूढ़े होते हैं तो हमें सहारे की ज़रूरत पड़ती है जी, और जब हम जवान होते हैं तो हम सहारा देने की स्थिति में होते हैं जी। तो ये होता है। दूसरे, संगीत साहित्य की दुनिया भी बहुत बदल गई है जी। जो हमने बचपन में, हम तो बचपन से ही संगीत और साहित्य की दुनिया में रहे हैं जी। तो उस ज़माने और आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है, मगर जीना उसी फर्क में होता है जी। चाहे वो जीना हो चाहे आज का जीना हो, ज़माने बदलते रहते हैं। हम जानना चाहेंगे जो परिवर्तन हुआ है प्रैक्टिकली, जो आपने फील किया है बचपन का और बचपन का, हमारे दर्शकों को साझा करें कि वो परिवर्तन वजह क्या है, वो परिवर्तन की जो बीमारी है या अच्छाई वो है क्या? देखिए, ऐसा है, ज़माना तो बदलता ही रहता जी, है जी, जी। और थोड़े थोड़े समय पर वो बात अलग है कि जो हमने आपने जो ज़माना देखा है उस ज़माने में ही बहुत से ज़माने बदलते गए। क्योंकि जो पहले हम लोग दादा दादी से सुनते थे, नाना नानी सुनते थे कि 1 रुपए में फलानी चीज़ आ जाती थी, 1 पैसे में बोरी भर चीज़ आ जाती थी। तो वो ज़माना जो था उनका स्थिर ज़माना था, यानी कि 50 साल 60 साल 100 साल एक जैसा चलता रहा। मगर हमने जो 50 साल में ज़माने देखे वो हर महीने साल बदलते गए। एक ज़माने में ही हमने कई नए ज़माने देखे, इक्का देखा, तांगा देखा और घर घर नए पुराने देखे। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बदलती रहती हैं। तो ज़माना उसी हिसाब से चलता रहता है और हम लोग को उसी हिसाब से बदलते भी रहना पड़ता है जी। जब आप ज़माने की बात कर रहे हैं, परिवर्तन आ रहा है, इक्का, बहुत सारे दर्शक इक्के को नहीं समझ पाएंगे। इक्के का मतलब घोड़ा होता है, तांगा होता है, तो क्योंकि परिवर्तन आया, तांगा अलग होता है, इक्का अलग होता था। इक्के में एक ही व्यक्ति बैठ पाता था, 2-3 लोग बैठ जाते थे, ऊपर चबूतरा सा था जी जी। और तांगे में घोड़ा आगे रहता था, पीछे पूरी कुर्सियाँ सीट वगैरह लगी रहती, उसे कॉमर्शियल यूज किया जाता था जैसी। तो इक्के में भी बैठे, तांगे में भी बैठे हैं। वाह, बचपन में जी 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 जी। तो वो जो आपके समय में जो आप बचपन था आपका, उस समय के रिश्तों में बड़ा प्यार होता था जी, बिल्कुल। जब आप 55 पर आए हैं या 55 के बाद आए हैं जी जी, वो रिश्ते खत्म हो गए हैं। बिल्कुल। रिश्तों का प्यार, परिवारों के रिश्तों का, भाई बहन के रिश्ते, माँ बेटी के रिश्ते, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये भी अंत में वही बात आती है बदलते ज़माने की, मगर मैं खुद नहीं समझ पाता हूँ कि ऐसा क्यों है। जैसे लोग आज कहते हैं कि समय नहीं है, मिलने का समय नहीं है, किसी से रिश्तेदारी निभाने का समय नहीं है, कोई एक दूसरे के घर जाता नहीं है। बचपन और जवानी तक हमने वो युग देखा है जब अड़ोस पड़ोस के परिवार, पूरे परिवार के लोग 8-10 लोग आके घर बैठते थे और चुटकुलेबाजी होती थी, खेल कूद होता था, लूडो, कैरम, ताश होता था और गप सड़ाका होता था, गाना बजाना भी होता। जो संगीत के लोग थे वो गाना बजाना अवश्य होता था, फिर नाश्ता पानी करके निकल जाते थे। आज क्या ज़माना है, अब एकदम बदला हुआ ज़माना है, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। लोग कहते हैं वही बात की समय नहीं है। तो मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि पहले भी 24 घंटे होते थे, आज भी 24 ही घंटे होते हैं, तो समय गया कहाँ? उतना ही समय पहले था जब लोग नौकरी भी करते थे, नौकरी करके आते थे, मिलते जुलते भी थे। अब छुट्टी हो या कुछ, किसी को, कई बार हम लोग जैसे कहीं जाते हैं, मान लिया 15-20 साल बाद किसी शहर में पहुँचे और उस शहर का बंदा को इतना वो नहीं रहता कि कोई इतनी दूर से आया है, भाई एक बार मिल लें। तो ये ऐसा क्यों हो गया? या मुझे भी ऐसा लगता, मेरा तो ये नियम है कि अगर मेरे घर के बगल से कोई निकल जाएगा तो उससे लड़ पड़ूंगा कि भाई तुम घर क्यों नहीं आए। मगर अक्सर ऐसा लोग करते नहीं हैं। लोगों को क्या है, भाई घर बैठे हैं। ऑफिस में हम किसी जाते हैं, जैसे हम अपने कार्यालय से रिटायर हो गए हैं, वहाँ देखते थे लोग आते थे
तो मेरे बगल के कमरे में जिससे बात होनी थी मिल के चले गए, किसी बिल्डिंग में गए जहाँ जिस फ्लोर पर उनका काम हुआ वहाँ मिले और चले गए। किसी में इंटरेस्ट ही नहीं होता कि भाई ऊपर एक किशोर भी बैठा है या कोई और बंदा मेरा दोस्त बैठा है जिससे हो सकता है दोबारा हम कभी मिल ना पाएँ, तो मिलने का इंटरेस्ट नहीं है। तो ये ख़त्म जो चीज़ हुई है, ये थोड़ा हम समझते हैं कि आदमी थोड़ा स्वार्थी हो गया और केवल पैसे कमाने या एक मतलब से मतलब रखने वाली स्थिति हो गई है। तो इस वजह से ये चेंज बहुत दिखता है। अभी पिछले कई साल पुरानी बातें हैं, जब देश पूरे विश्व में कोरोना आया। जी जी। कोरोना ने हर मानुष को, हर व्यक्ति को बड़ा झकझोर दिया। जी जी जी। जो व्यक्ति पैसा कमाने में लगा हुआ था, जी जी जी, अरबों खरबों करोड़ों रुपए कमाए, या उसने अपने घर में स्टॉक किए, बोरे में भर के रखे, बैग में भर के रखे, लेकिन जब कोरोना हुआ जी तो उसके अपने खून ने भी उसका साथ नहीं दिया। जी जी। और उस पैसे ने भी साथ नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पैसे, ये पैसा किस काम का है? बिल्कुल। जो रिश्ते हैं, जो अपनत्व है, जो प्यार है, जो विश्वास है, जो वात्सल्य है, वही तो काम आता है। मगर देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा समय किसी को आजमाने के लिए बहुत बढ़िया समय होता है। मैं अपने घर का उदाहरण देना चाहूँगा कि मेरे बहुत सारे दोस्त कोविड में चले गए और मुझे रात में सपने आते थे उन दोस्तों को कि तुम भी आ जाओ किशोर मेरे पास तो ऐसे सपने आते थे। और घर में हम मियाँ बीवी दोनों कोविड के शिकार हुए, मेरा बेटा नहीं हुआ। मेरा वो बेटा शिकार नहीं हुआ जिससे हम कभी कोई उम्मीद नहीं करते थे। वो अगर अपने कमरे में बैठ के अपना काम कर रहा तो एक पानी भी अगर उससे मांगना हो तो नहीं दे सकता था। तो हम लोग उसको यही सोचते थे कि ये बच्चा अगर हम मर भी रहे होंगे तो कभी काम नहीं आएगा। मगर उस वक्त जो बच्चा कभी एक चाय नहीं बनाया हो, एक गिलास किसी को पानी नहीं दिया हो, वो समर्पित भाव से 1 महीने उसने जो हम लोगों की सेवा की, तो हम लोग समझ लीजिए आंसू आंखों में लाला के वो दिन काटे हैं कि हम जिस बच्चे को इतना वो निकृष्ट एक तरह से समझते थे कि हम मर जाएंगे, कुछ इसको क्या फर्क पड़ना, उसने इतनी सेवा की हमारी कि हमारी लगा कि हमें ऐसे वक्त में ही लोगों की पहचान होती है। और अगर उस समय व्यक्ति खरा उतरे तो उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता है। आप महसूस करते हैं इस बात को जी कि रिश्ते बड़े महत्वपूर्ण बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल। मैं बहुत रिश्तों में प्यार होता है, बहुत रिश्तों, लेकिन एक चिंता का विषय है। जी जी। ये जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, जी, ये जी, भी एक ज्वलंत मुद्दा है। जी जी जी। कि हम अपने अभिभावकों का ध्यान नहीं रखते जी, हैं। जी, जी। और 5 डे जॉब करते हैं, जी, जी। फिर वीकेंड में मस्ती करने चले जाते जी, हैं, जी, फिर बाद में मंडे फिर आके जॉब करते जी जी जी। हैं। जिन बुजुर्गों को आपकी उंगली के सहारे की जरूरत है, जी जी जी। उनका ध्यान नहीं रखते, उनको जी, केयर नहीं करते। जी जी जी। हम आगे बढ़ते हैं किशोर जी, जैसे जी। कि हम आज से 20 साल मिले थे तब भी आप किशोर थे, जी जी। और अब वर्तमान में भी किशोर हैं। जी हाँ बिल्कुल। और हमें सूत्रों से पता चला है कि आप पाक कला में माहिर हैं। जी जी। तो हम चाहेंगे कि पाक कला के किन किन भोजन, स्वादिष्ट भोजन के आप माहिर हैं। देखिए, हाँ, हम ऐसे कहेंगे, ऐसे बताएं आप, ताकि भूल ना जाए। अच्छा देखिए, मेरी पत्नी शशि श्रीवास्तव हाल ही में किचन क्वीन चुनी गई। दिल्ली प्रेस की पत्रिकाएं हैं, सरिता, शोभा वगैरह, तो चुनी गई। तो उसके बाद से ऐसा घर में हो गया कि वो बुरा भी बनाती है तो हम लोग को तारीफ़ करनी पड़ती है क्योंकि वो किचन क्वीन चुनी गई है। और वो अपनी रेसिपी के चैनल भी चलाती है, तो मैं उसको भी देखता रहता हूँ। मेरी बहू है, वो भी नए नए प्रयोग करती रहती है, जबकि बहू ने भी कभी खाना नहीं बनाया क्योंकि वो IAS की तैयारी कर रही थी। नेहा श्रीवास्तव नाम है। तो उन लोगों को देख देख के, और जब मैं दिल्ली आया था 1986 में, तब मैं होटल का खाना खा खा के एक तो बहुत बीमार पड़ गया था, दूसरे मेरा पेट एकदम हमेशा ख़राब रहता था, ढाबे पे खाता था, और थोड़ी कंजूसी भी थी कि सस्ता खाना खाता था, बड़े होटलों में नहीं जाता था। फिर मेरा एक दोस्त है, वो दूरदर्शन पे ऑफिसर थे, मुकेश बच्चन नाम है उनके, झांसी के ही हैं। वो मेरे पास में छोटे से कमरे में रहता रहे उस समय 1-2 हफ्ते, और उन्होंने मुझे सारी किचन की चीज़ें, जो तवा, चकला, बेलन सब खरीदवाया, और मुझसे कहा कि सो तुम खुद खाना बनाया करो और खुद अपने बनाए हुए खाया करो। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे तो आता नहीं है। फिर उसने मुझे सिखाया और उन्होंने रोटी बनाना सिखाया, पराठे बनाना सिखाया, तरह तरह की सब्जी बनाना सिखाया, और फिर मुझे भी आदत पड़ती चली गई। मैं अपने प्रयोग खुद भी करता हूँ, नई नई चीज़ें बनाता हूँ, बेशक उनका नाम बाद में रखता हूँ कि क्या बनाया है, बहुत अच्छे, मगर प्रयोग करने की आदत है, और अपना बनाए खाने में अच्छा लगता है, और खिलाने में बहुत अच्छे, बहुत खिलाने में भी अच्छे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो ट्रू मीडिया टीम एक दिन आप बिल्कुल अवश्य पहुंचेगी। वैसे लोग मेरे हाथ का सुन के नहीं भी आते हैं, मगर मेरी कोशिश रहती है कि मेरे चंगुल में ऐसे लोग
हंसते रहे, खाने के शौकीन। बहुत अच्छे, अच्छा प्रयोग है आपका। जी बिल्कुल। इस तरह के सफल प्रयोग आपके होते रहे, हम ईश्वर से कामना करते हैं। जी। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप कहीं भी जाते आते हैं, देश के कोने कोने में आपका आना जाना रहता है, आप विदेशों में भी आपकी यात्राएं, साहित्यिक यात्राएं होती रहती हैं, लेकिन भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में ज़्यादातर चौराहों पर देखा जाता है कि लोग भीख मांगते हैं। ये जो प्रथा है, ये प्रथा क्या ज़रूरी है? हमारी राज्य सरकारें और हमारी केंद्र सरकारें इतना काम करती हैं, उन्होंने असहायों के लिए स्थान दिए हुए हैं, भोजन दिए हुए हैं, बावजूद उसके भी ऐसे लोग देखे जाते हैं जहां हमारे भारत में जो विदेशों से मेहमान आते हैं, वो स्थिति को देखते हैं तो उससे घृणा करते हैं। और हमारे भारत की स्थिति क्या है वो फिर अपने यहाँ चैनलों में या अखबार में या प्रिंट में देते हैं, जिससे भारत की छवि खराब होती है। बिल्कुल। और भीख मांगना गलत है या सही है? क्या आपने भी ऐसा कोई प्रयोग किया है? देखिए, भीख मांगना एक मैंने प्रयोग किया। अच्छा, ये हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि मैंने बचपन में एक प्रयोग तो नहीं किया था। हमारे यहाँ GIC कॉलेज है बहराइच में, वहाँ हमारे श्रीवास्तव सर थे, तो संगीत के मास्टर जी थे, और एक शत्रुघ्न जी थे, वो अंग्रेजी के टीचर थे और नाटक वगैरह कराते जब कार्यक्रम होते थे। तो उसमें एक बार फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता हुई, तो उसमें मुझे और मेरे बड़े भाई को भिखारी बना दिया सर ने, और हमने गले में हारमोनियम टांगी और भाई ने वो एक कटोरा लिया और हम लोगों ने वो वाला गाना गाया था उस समय, कर दे मदद गरीब की तेरा सुखी रहे संसार, ऐसे था गाना। औलाद वालों फूलो फलो। तो हम लोगों ने, आप विश्वास में, उस समय बहुत बड़ा प्रोग्राम होता था, काफ़ी गैदरिंग होती थी, मतलब 2-4-10,000 लोग आते थे उस पंडाल में, GIC के उसमें। और वो जब हम लोग का वहाँ गाने, प्रथा ऐसी थी बहराइच में, इनाम खूब मिलता था, नगद सेठों के इनाम। अब स्कूल का था तो सिक्के, स्टेज पे इतने सिक्के फेंके और लोगों ने दौड़ दौड़ के 1-1, 2-2 रुपये हमारे भीख के डिब्बे में डाले, तो कुल मिलाकर उससे 400-500 रुपये इकट्ठे हो गए थे। अगले दिन प्रिंसिपल साहब ने हम लोग बुलाए, बकरुद्दीन अली थे या फ़खरुद्दीन अली थे, प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने हम लोग को बुलाया, टीचर जी को बुलाया, और पहले तो ये तय हुआ कि इन पैसों का किया क्या जाए। बच्चों को भीख के पैसे तो दिए नहीं जाने चाहिए, परंतु इनके पैसे हैं तो इनके पास जाने चाहिए। तो ये तय हुआ कि इनको कुछ खरीद के दिया जाए। अंत में हमारी इच्छा हुई कि हमें एक बैंजो खरीद के दिया जाए उसमें, तो प्रिंसिपल साहब ने मान लिया। उसके बाद प्रिंसिपल साहब ने हमारे टीचर जी से ये भी समझाया कि आइंदा से इन बच्चों को कभी भिखारी का रोल मत दीजिएगा, भिखारी मत बनाइएगा, क्योंकि हो सकता है यही बच्चे कल को जवाहरलाल नेहरू बने, गांधी बने, इंदिरा बने, देश का भविष्य बने। मगर ये है कि वो तो खैर एक कार्यक्रम था, मगर भीख मांगने के एकदम खिलाफ हूँ। और मैंने देखा है कि जिनका एक अपना वो होता है, जो मेहनती लोग होते हैं, एक उनका अहम होता है अंदर कि मैं भीख क्यों मांगूँ, वो लोग मेहनत करते हैं, चाहे वो दिव्यांग हो उनके। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जिनके शरीर में दोनों हाथ कटे होते हैं, पैर कटे होते हैं, मगर वो काम करते हैं। तो ये भीख मांगना एक शॉर्टकट लोगों ने अपना रखा है, और कई जगह वहाँ बहुत बुरा लगता है कि हम लोग कुछ ज़रा सा खाने को चाहिए और 4 आके भाई साहब हमें भी खिला, तो अजीब सा लगता है। और ये विशेषकर जो विदेशी लोग आते हैं उन पे हम लोग की छवि बहुत ख़राब होती है। हम लोग भूटान में जाते हैं, वहाँ एक भी भिखारी कहीं नहीं देखने मिलता, कोई मांगने का सवाल ही नहीं है कि कोई आपसे, चाहे मंदिर जाएँ, चाहे किसी भी धार्मिक स्थान पे जाएँ, टूरिस्ट प्लेस में जाएँ, कोई नहीं दिखता। और यहाँ क्या है कि आपका निकलना मुश्किल हो जाता है, और कोई विदेशी को देख के लोग और पीछे पड़ते हैं। तो ये गलत चीज़ है, सरकार को इस पर सख्ती से काम लेना चाहिए और इस चीज़ को बिल्कुल बंद करना चाहिए। उनको रोज़गार दीजिए, उनको कुछ छोटे मोटे काम धंधे कराइए। जब दूसरा व्यक्ति विकलांग कर सकता है तो ये सब क्यों नहीं? बिल्कुल, स्वस्थ लोग क्यों नहीं कर सकते? कट्टे साधु संत बन के भीख मांग रहे हैं, उसका क्या मतलब हुआ? है ना? तो मैं, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि जो साधु संत भीख मांगते हैं, एक परंपरा होती है, रिवाज होती है, साल में एक बार भीख मांगने की, वो परंपरा निभाई जाती है। लेकिन यहाँ 365 दिन लोग दिखते हैं। बिल्कुल, और उसमें ढोंगी ज़्यादा घुसे हैं, इसलिए विश्वास कम होता है। आपने केस पढ़े होंगे, ऐसे घटनाएं मिलती हैं कि करोड़पति भिखारी मर गया तो उससे करोड़ों रुपए निकले। तो ये एक लोगों ने आदत बना ली। जो ज़रूरतमंद है उसके लिए तो ये फिर भी ठीक है, मगर जिसकी ज़रूरत नहीं है, केवल ये है कि हाँ बैठे बैठे कमाना है, मुफ्त खोरी करनी है, तो उनके लिए तो ये सहज है, मगर इसको रोकना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात है। हमारे दर्शक बहुत प्रसन्न हो रहे हैं आपकी बात को सुनकर कि इस जो भीख मांगने की जो
कला है जो उसको रोकना चाहिए, इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी जी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सरकार को और सरकारी एजेंसी को भी देखिए इस आप पर किसी काम को करना खिला चाहिए। दीजिए, अगर पैसे देने का है, हम लोग तो क्या देखते हैं कि प्रसाद चढ़ाया और अगली बार वो प्रसाद दुकान पे गया और फिर लौट के वो वहीं पे आ गया बिकने के लिए। ऐसे कई जगह हैं कि शनिवार के दिन शनिदेव महाराज बनकर आते हैं और शनि की वेशभूषा में आते हैं कि आप हमें दान दीजिए। वो जो शनि का तेल होता है उस तेल को भी वो आसपास के दुकानों पर बेच देते हैं और वही फिर जिसने दिया है वो घूमकर उसी के पास वो तेल आता बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसा भी देखा गया है। बिल्कुल। इससे अच्छा यही है कि उनको कुछ खिला पिला दो और भूखे हैं तो, पर वो खाते भी नहीं है ना, उनको तो नगद चाहिए होता है या कोई चीज़ चाहिए होती है। चलिए किशोर जी हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमारे भारत की, हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है कि हमारे यहाँ जो व्यक्ति अच्छे कर्म करके इस दुनिया से जाता है, किस दुनिया में, जिस भी दुनिया में, स्वर्ग में जाता है या नर्क में जाता है, तो वो मोक्ष धारण करता है। जी जी जी। लेकिन वर्तमान में एक अंग दान की एक परंपरा शुरू हुई है, जी, जी, जी। ताकि अगर व्यक्ति आंखें दान करता है तो एक आंख दान करने से 3 लोगों को रोशनी मिलने की उम्मीद रहती है। क्या अंग दान करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है या स्वर्ग प्राप्त होता है? जी। इस विषय में हमारे देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि अभी मैं मरा नहीं हूँ। जब मरने के बाद कुछ अनुभव होगा तो बता भी नहीं पाऊँगा, परंतु ये ज़रूर है कि जिस परिस्थिति में, जिस जीवन में हम वर्तमान में जी रहे होते हैं, हमें पहले उसका ध्यान रखना चाहिए। हम ये सोच के कि हम मर जाएंगे, बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने आंखें दान कर दी तो हम अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे। जी, ऐसी भी बहुत लोग यही धारणा, इसी विषय पे मैं, मगर जो चीज़ हमने देखा नहीं है, जिस चीज़ के बारे में हम जानते नहीं, जो हम वर्तमान में है, हम उस पर अमल करें। हमने आँख दान कर दिया, अब अगले जन्म में हम क्या होते हैं, अगर ऐसा होता तो देखिए कम से कम 50% लोग अंधे पैदा होते, विकलांग पैदा होते। ऐसा तो नहीं है। दान करना तो किसी का जीवन बच रहा उससे, और बहुत से हम देखते हैं डेड बॉडी में सारे अंग दान कर देते हैं। मेरी पत्नी ने भी सारे अंग दान किए हैं और मैंने भी किया, तो उसने कहा कि तुम्हारे तो सारे अंग बेकार हैं, उसको दान करने से फायदा क्या। तो ऐसा भी है, मगर ये है कि वो अंग काम आते हैं, वो किसी के काम आ जाएं। इस जन्म में आपने देख लिया, तसल्ली हो गई। आगे क्या होगा, अगले जन्म में क्या होगा, हम स्वर्ग नरक में पहुंचेंगे, उसकी चिंता ना उसका हमें क्या करना उस बात। जी वाकई बहुत अच्छे। हमारे दर्शकों को आप अपने वक्तव्य से, प्रति उत्तर से बड़ा ही सम्मोहित कर रहे हैं। आपका धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि वर्तमान में देखा जा रहा है कि देश में नीट की परीक्षाओं में बड़ा घोटाला हुआ है और नीट की परीक्षा से संबंधित तमाम कोर्ट तक, न्यायालय तक केस पहुंच चुके हैं। तो ऐसे घोटाले या ऐसी कुछ नकल या ऐसा कुछ क्यों हो रहा है? और अब हो रहा है, क्या आपके समय में भी हुआ था? क्या आपने भी कुछ ऐसा किया था? आपने लग रहा मेरी कहीं हिस्ट्री पढ़ रखी है। नहीं, हम चाहते हैं। युवा अवस्था में, किशोरावस्था में छोटी मोटी चीटिंग हम लोग भी करते रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम कहें कि एकदम पाक। हालांकि मैंने बहुत पढ़ाई की है, मगर मैं औसत दर्जे का विद्यार्थी रहा हूँ, और थोड़ी बहुत नकल तो चलती थी तो किया, क्योंकि कई बार क्या होता था कि अगर हम नकल नहीं करते तो हमें उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था कि ये तो नकल भी नहीं कर सकता, अकल क्या लगाएगा। तो एक बार एमए की पढ़ाई कर रहा था मैं नौकरी में आने के बाद मैंने एमए किया हिंदी से। तो उसमें एक कबीर दास जी पे निबंध लिखना था जी, और वो भी कम से कम 25-30 पेज। अब 25-30 पेज इतना लिखना आसान नहीं होता, नौकरी में रहते तैयारी थी नहीं, मगर मैंने सबसे सरल कबीर दास जी को पकड़ा और उन पर निबंध लिखा। उनकी बहुत से दोहे जो हमें याद थे, हमने लिखे, 10-15 दोहे याद थे, लिखे। उसके बाद हमें बहुत से और दोहे लिखने थे, तो वहाँ दिमाग हमारा फेल हो गया। तो मेरे शातिर दिमाग में आया कि मैं खुद क्यों ना दोहे बना दूं। तो मैंने कबीर जी के नाम पे कहत कबीर, कबीर कहते हैं या कबीरा कहत, ऐसे करके 5-7 दोहे अपने ठोक दिए। उसमें मैंने एक शायद लिखा था, इस कबीर है कबीर की दोस्ती इस किशोर के संग, है कबीर की दोस्ती इस किशोर के संग, वो भी लड़ते जंग थे यह भी लड़ता जंग। तो ऐसे हमने 8-10 दोहे बना के उसमें लिखे, और आपको विश्वास, चीटिंग तो थी ही। अब वो मैंने जानबूझ के लिखा कि भाई चलो कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ तो कुछ तो लिख दूँ। तो और आपको विश्वास नहीं होगा कि उस पेपर में मुझे हाईएस्ट नंबर मिले थे। हमें विश्वास है, हमें बहुत विश्वास है कि किशोर ही ऐसी हरकत कर सकता है जो अच्छे काम कर सकता है। तो मुझे नंबर बहुत मिले थे। हो सकता है टीचर ने यही समझाओ कि भाई चलो उसने बाकी चीजें सही लिखी है ना लिखी हो, मगर एक और कबीर पैदा हो रहा।
तो ऐसा, मगर ये है कि जो आजकल वर्तमान में जो नीट परीक्षा का जी आजकल हम देखते हैं कि हमारे बहुत से बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं, परंतु या तो जगह निकलती नहीं है, जगह निकलती हैं तो पेपर नहीं होते, पेपर होते हैं तो लीक हो जाते हैं। अब बच्चे करें क्या, बच्चे हताश हैं, निराश हैं। मगर ये रोज की एक समस्या बन गई है कि जब जिस पेपर की बात होती है तो उसमें लीक हो जाता है, या फिर इंटरव्यू तक जाना तो बहुत बड़ी बात होती है। मैं किसी बच्चे को आजकल अगर 1000 लाख में से एक बच्चे को भी देख लेता हूँ कि कोई नौकरी मिलते है तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि चलो कहीं तो उम्मीद की किरण है। और हम लोग का ज़माना तो ऐसा था कि ये सब चीज़ें थी नहीं, आराम से नौकरी मिले, ना सोर्स, ना सिफारिश, ना रिश्वत। अब तो रिश्वत भी खूब है, सोर्स सिफारिश भी खूब लगती है और ज़्यादा। आप मानते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए रिश्वत भी देनी पड़ती है? बिल्कुल देनी पड़ती है। मेरे कई लोगों के साथ ऐसा हुआ, हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ जी। और मैं बहुत साफ सुथरे तरीके से सरकारी, जबकि मैं इतना लायक भी नहीं था जितना लायक मैं आजकल के बच्चों को रात दिन देखता हूँ पढ़ते लिखते, उतना मैं लायक नहीं था, मगर मेहनत की थी, कम लायक होके भी मेहनत ज़्यादा की। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आज के किशोर जो हैं वो पुराने किशोर यानी आप जैसे नहीं हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। आप में जो कला, जो अभिनय, जो साहित्य कूट कूट कर भरा है, अभी सुनेंगे हम, दर्शकों को सुनवाएंगे अभी। जी। हम आगे चलते हैं प्रश्नों की ओर। जैसा कि आपने बताया कि आप एक सरकारी जॉब से समय पूरा करके आपने दूसरे, एक, मैं रिटायरमेंट शब्द नहीं यूज करना चाहता हूँ, सेवानिवृत्ति तो ठीक है क्योंकि जो एक सेवा आपने दी उससे निवृत्त हुए, लेकिन लोग रिटायरमेंट कहते हैं कि इसका मतलब व्यक्ति रिटायर्ड हो गया, उसकी जीवन काल खत्म हो गया, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे बहुत सारे आप जैसे भूतपूर्व नौजवान हैं जो वर्तमान में भी सेवानिवृत्ति के बाद भी युवाओं से ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिनमें से एक आप हैं। जी। तो हमारा प्रश्न यही है कि आपको सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिली, पेंशन से आपका और आपके परिवार का बहुत अच्छे से खर्चा चल सकता है या गुजारा भत्ता हो सकता है, बावजूद उसके आप हमेशा बहुत व्यस्त रहते हैं, चाहे वो अभिनय हो, चाहे वो गीत हो या संगीत हो, चाहे साहित्य हो, चाहे लेखन हो, तमाम विधाओं में आप इतने व्यस्त रहते हैं। और लोग कभी कहते भी होंगे आपसे, भाई क्यों आप इतने व्यस्त रहते हैं? जी। इस विषय पर आप हमारे दर्शक। देखिए, जो व्यस्त रहने की एक ऊर्जा या प्रेरणा मिलती है जी, वो वस्तुतः आप जैसे लोगों से मिलती है। क्या बात। क्योंकि मैं आप लोगों के जीवन को देखता हूँ तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी को देखते हैं तो हम खुद भी वैसा बनने की कोशिश करते हैं। जी। अगर हम नहीं कोशिश करते तो ये हमारा निकम्मापन है। जी। बहुत से लोग रिटायर होते ही खटिया पकड़ लेते हैं। मुझे बहुत सारे शारीरिक प्रॉब्लम भी है, मगर किसी को सुनते हैं बीपी हो गया, हाई बीपी हो गया, हाय मैं मर जाऊंगा, किसी को शुगर हो गया, हाय मैं मर गया। पर मुझे तो सब कुछ है, आप भी हो, और उसके बावजूद मैं मस्त रहता हूँ। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आप अकेले नहीं कह रहे, आप मुझे भी साथ में शामिल कर रहे हैं। तो मैं रोगों की बात कर रहा हूँ कि मुझे शुगर है, बीपी है और आप भी हो, तो आप भी मेरे लिए एक रोगी, मैं भी आपके लिए रोगी हूँ। क्योंकि जो चीज़ शरीर से जुड़ जाए वो अपनी हो जाती है। तो मैं तो इसे एक डिग्री मानता हूँ कि, और जहाँ तक ऊर्जा की सवाल है, अगर हम बैठ जाएंगे तो ये जो बीमारियां हैं मुझे खा जाएंगी। इसलिए मैं इनको भूल के रात दिन व्यस्त रहता हूँ। और जहाँ तक आपने अभी कहा कि रात दिन लगे रहते हैं, तो इसका एक फ़ायदा भी है। एक मेरे मित्र हैं जो अचानक कहीं किसी सम्मेलन में किसी कोर्स के द्वारा में उनसे मित्रता हो गई, बाद में वो मित्रता पारिवारिक रिश्तों में बदल गई। तो एक बार उन्होंने यही प्रश्न मुझसे किया था कि सर तुम रात दिन भागते रहते हो, तुम अच्छा खासा पेंशन मिलती, चाहो तो आराम से ऐश की ज़िंदगी गुजार सकते हो, तुम रात दिन भागते हो, तनाव भी रहता है, कहीं इधर प्रोग्राम, कहीं इधर प्रोग्राम, कहीं इसको सम्मानित करना, कहीं उसको सहयोग करना, तो तुम ये सब करते क्यों हो? तो मेरा एक ही जवाब था कि इससे क्या मिलता है तुम्हें? तो मेरा एक ही जवाब था कि इससे तुम जैसे लोग मिलते हैं जो करोड़ों के हैं। हमें अगर कोई लाख रुपया दे दे और तुम जैसे लोग खो जाएं तो वो मुझे मंजूर नहीं। जैसे आप हैं, आप करोड़ों के मेरे मित्र हैं, तो मैं लाख और हजार की क्यों परवाह करूं? वो जेब से भी लग जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि, और हम एक दूसरे से सीखते हैं। बहुत से बच्चे आपसे सीखते हैं, बहुत से लोग हमसे सीखते हैं। अगर हम सक्रिय हैं तो उनसे दूसरों को भी एक प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो मैं रहना चाहिए सक्रिय, जब तक हाथ पैर सलामत हैं, हम चल फिर सकते हैं, दिमाग बच्चों पर भी बोझ नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल दिमाग सक्रिय है तो हम लोग को चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं। बहुत अच्छे आपने हमारे दर्शकों को बताया कि हमेशा चलते रहना चाहिए, कभी स्थिर नहीं होना चाहिए।
जो चलता हुआ पानी होता है वो हमेशा स्वच्छ रहता है और स्थिर होने पर उसमें सड़ान पैदा हो जाती है। ऐसा आप जीवन हमें में बताते निराशा हैं। की जरूरत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। निराशा में आशा ढूंढनी चाहिए। जी है जी ना? जी जी, बहुत अच्छे। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमारा हिंदू समाज और हमारा सनातन समाज हमें बताता है कि जो वैवाहिक रिश्ते होते हैं वो स्वर्ग से बनकर आते जी, हैं, जी, ऊपर जी। से बनकर आते जी, जी, हैं, जी। तभी पति पत्नी की एक दूसरे से वैवाहिक संबंध बनते हैं। जी जी जी। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि जो शिक्षित वर्ग है, चाहे वो युवा हो या युवती हो, वो कुछ दिन तक वो रिश्ते संभाल पाते हैं, उसके बाद अपने रिश्तों को लेकर न्यायालय पहुंच जाते जी, हैं जी, और जी। न्यायालयों में उन रिश्तों की अथाह भीड़ लगी हुई है। हाँ, हाँ। ऐसा क्यों हो रहा है? रहीमदास जी की, सॉरी, जी रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, हम्म। सुन इठलई हैं लोग सब बांट न लय है कोई। जी तो ये एकदम जीवन का एकदम कड़वा सत्य है। जो हम लोग घर में छोटे छोटे झगड़े होते हैं, पति हो या पत्नी हो, तो वो उसको सार्वजनिक बना देते हैं। अरे घर में बहुत से झगड़े होते हैं, आपस में झगड़े भी करो, प्यार से भी रहो, अंत में तो प्यार से रहना ही भी है। मगर कुछ इतना ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं कि वो घर से दरवाजे तक आता है झगड़ा, दरवाजे से मोहल्ले तक, मोहल्ले से पूरे दुनिया को पता चलता कोर्ट है, में पहुंच फिर जाता कोर्ट है। में पहुंच जाता है। परंतु अंततः देखिए लोग 10-10, 20-20 साल तक केस लड़ते हैं, जीवन तो खत्म हो गया लेकिन ना। जीवन के जो बहुमूल्य जो संपर्क है हाँ, वो नहीं खत्म मिल हो गया। पाते। हमें कोशिश, देखिए जब तक पानी सिर के ऊपर से न निकले जी। तब तक हमें कोशिश करते रहना चाहिए मिल के रहने की। जी क्योंकि बहुत से लोग एक से शादी करके तलाक लेते फिर दूसरे से कर लेते हैं, तो कुछ ज़रूरी थोड़ी कि दूसरा भी हमें अच्छा ही मिल जाएगा। जी, ठीक ना, इनसे ठीक है। इससे बेहतर मिलेगा। हाँ। हो सकता है इससे बेहतर नाम न मिले, ठीक है। देखिए व्यवस्था जब बन जाती है, कोई चीज़ हमारे पास ऑप्शन होता है तो हम वो करने लगते हैं, ऑप्शन नहीं होता है तो हम उसी में जीना पड़ता है। उसी लेकिन जीवन जब आपके समय में या हमारे समय में ऐसा होता था कि एक या तो ब्राह्मण साथी या कोई एक नाई होता था, जी वो बताता था कि भाई बेटी है इतने रंग रूप की, और वो उदाहरण भी देता था जी, जी। उस घर की बेटी का या बहू का ऐसी है, और विवाह होते थे बिल्कुल। और संपन्न होते थे। बिल्कुल सही, क्योंकि इन विषयों पर कभी कोर्ट में, न्यायालय में नहीं जाता था। देखिए पहले क्या था कि एक दूसरे की मान सम्मान और बर्दाश्त करने की एक क्षमता शक्ति हुआ रहती करती थी थी। शरीर में, मन में। अब वो बर्दाश्त का, एक नाक पे मक्खी बैठी तो हंगामा हो जाता है। बहुएं आती हैं घर में और उनकी थोड़ी सी भी कमी, पहले माँ बाप सिखा के भेजते थे बेटा एडजस्ट करना, वहाँ सास ससुर की सेवा करना, अपने दोनों कुल की लाज निभाना। अब क्या होता है, अरे बेटे कुछ हो ना मुझे बताइयो। तो अब ये वाला ज़माना आ गया है। तो किसी को क्या यहाँ आप ये मानते हैं कि जो बेटी होती है उसके अभिभावकों का संस्कार ऐसे नहीं दे पा रहे हैं? दखल ज़्यादा हो गई है। एक दखल तो अंदाजी देखिए ज़्यादा फ़ोन हो गया है पूरे टाइम। अब एक जरा से अगर देखिए, हम अगर माँ बाप हैं बच्चों को डांट देंगे तो बच्चे बर्दाश्त कर लेंगे, और अगर दामाद को बहू को एक शब्द कहेंगे तो वो सिर के ऊपर से निकल जाएगा, उसको वो परेशान, उसको नहीं लगेगा कि ये भी हमारे माँ बाप जैसे हैं। और ऐसा नहीं है, कई जगह सास ससुर भी गलत होते हैं, क्योंकि सभी में जो एडजस्टमेंट होता था पहले वो खत्म हो गया है। बड़ों का मान सम्मान खत्म हो गया है। बड़े बूढ़े बैठे रहते हैं, बच्चे उनके सामने गलबहियाँ करते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं। तो ये इस दृष्टि से नहीं कि भाई ये इसमें क्या हो गया, ऐसा नहीं है। एक आपसी सम्मान की बात होती है, एक दूसरे का, बड़ों का सम्मान अब करना मैं चाहिए। आपके साथ बैठा हूं और आप चाय मंगा के पीने लगे और मुझे न पूछें तो मुझे भी बुरा लगेगा, या मैं ऐसा आपके साथ करूं तो आपको भी बुरा लगेगा। मगर ये संस्कार सिखाए नहीं जा रहे हैं लोगों को, तो वो वही फिर परिवर्तन जो जीवन में हो रहा है जी। वहाँ संस्कार विहीन समाज हो बिल्कुल। रहा है। और ऐसा ये नहीं, मान देखिए सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को दबना चाहिए, दबने की जरूरत ही क्यों पड़े ना। हम दबे ना आप दबे, बिल्कुल। सबको अगर कोई चीज गलती हो जाए 2 मिनट का गुस्सा होता है, उसके बाद अगर ठंडे दिमाग से सोचो तो सब सही हो जाता है। जी आप उसको मान भी लो, अगर हमने आपको टोक दिया तो आप उसको बतंगड़ मत बनाओ, अरे ससुर जी ने तो ये कह दिया। मैं इत्तेफाक से आपको बताएं कि मेरे बच्चे बहुत इस मामले में सुलझे हुए हैं और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती जीवन में। और मेरी हॉबी है। हमारा सवाल आपके और मेरे नहीं है, हमारे समाज दुनिया के। के ये जो समाज है हमारा, जी क्योंकि ये समृद्ध नहीं होगा तो हम दिशाहीन हो जाएंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल, और वहाँ संस्कारहीन हो जाएंगे। बिल्कुल जो भावी पीढ़ी है वो क्या सीखेगी बिल्कुल बिल्कुल। जब तक बुजुर्ग नहीं होंगे? जो एक सामूहिक, मेरा ऐसा सोचना है कि जो सामूहिक परिवार होते हैं और उस परिवार का जो मुखिया होता है, बुजुर्ग जो होता है, वो गुरु होता है उन बच्चों का, जो नई पीढ़ी आती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने अनुभव उन बच्चों को साझा बिल्कुल। करते हैं और वो सब खत्म होता जा रहा है।
बड़ों जैसे पहले मुखिया होता था, उसकी पूरे परिवार में उसकी बात मायने रख। अब हमारे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, अगर ये कुछ कहेंगे तो पूरे देश को मानना होता है। एक जमाने परिवार की बात। शास्त्री जी थे, उन्होंने ये अन्न, उसके लिए अन्न की कमी जब हो गई थी देश में, तो उन्होंने उपवास का किया, पूरी दुनिया ने फॉलो किया, क्योंकि उन्होंने अपने से शुरू किया। और ऐसे ही घर का मुखिया होता है या होता था, जो एक बात अगर सबसे कह देता तो लोग मानते थे। अब यह है कि भाई मानूं क्यों, मैं उन्होंने कह दिया तो मैं क्यों तुरंत मान जाऊं, इससे परिवार बिगड़ा है। ये संस्कार विहीन होने के कारण। बिल्कुल, और मुखिया रहे भी कहाँ अब तो मियाँ बीबी और एक दो बच्चों का कॉन्सेप्ट आ गया। आप ये मानते हैं कि एकल परिवार के लोग रह रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन उसमें भी उनकी जो पीढ़ी आएगी, जो मियाँ बीबी रह गए हैं, उनके भी जो बच्चे होंगे बिना बुजुर्गों के, बिना अपनों के, बिना उनके अनुभव के संपन्न नहीं हो पाते। देखिए संस्कार किससे मिलते थे, दादा दादी नाना नानी सब वो है नहीं, तो संस्कार माता पिता को समय नहीं है बच्चों को देने के लिए, बच्चे संस्कार तो अड़ोस पड़ोस में सीखते हैं, तो वो कहाँ क्या सीखेंगे उससे? क्या बात है ना, क्या बात है। चलिए, संस्कारों की बात चल रही है, अब चलते हैं हम शराब की तरफ। अच्छा। शराब, भारतवर्ष में शराब की खपत अत्यधिक होती जा रही है, और शराब के चक्कर में एक राज्य के सीएम अभी जेल में हैं, विचाराधीन हैं। तो ये शराब की जो उत्पादन ना बढ़ता जा रहा है, क्या इसको देश से दूर करना चाहिए, शराब को बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इससे युवा भी बड़ा बिगड़ता जा रहा है, नशे में लीन होता जा रहा है, और शराब के अलावा भी अन्य ऐसे नशे हैं जिनका वो प्रयोग कर रहा है। एक्चुअली इस नशे को या धुएं उड़ाने वाली जो चीजें अन्य नशे, इसको एक फैशन में शामिल कर दिया गया है। जैसे अगर हम शराब पी रहे हैं, अगर हम महफिल में बैठ के एक घूंट नहीं पियेंगे तो हम तो पिछड़े हो जाएंगे, अरे यार क्या इसने जिंदगी में किया, क्या कोई कुछ इसने आनंद ही नहीं उठाया। तो जो जहाँ ये वो बन गया, छवि बन गई है शराबियों की और सिगरेट बीड़ी पीने वालों की, तो वहाँ अगर कई जो नहीं भी पीता होगा ना, उस माहौल में बैठ के उसको सिखाई देंगे। और एक चीज़ ये भी देखा होगा आपने, पहली बार वो लोग जबरदस्ती पिलाते हैं, बाद में आपको खुद अपने पैसों से पीनी पड़ती है जब आदत लग जाती है। लेकिन किशोर जी, मुझे ऐसा लगता है ये सारे शौक एक सोसाइटी में रहने के लिए करने पड़ते हैं, उस सोसाइटी से जुड़ने के लिए। और वो सोसाइटी तब बनती है तब हमारे पास अत्यधिक पैसा आ जाता है। बिल्कुल। क्या सरकार को इस व्यक्ति अत्यधिक पैसे पर रोक लगानी चाहिए? पर व्यक्ति 140 करोड़ लोग हैं, उनकी कमाई पर, उनकी इनकम पर, एजेंसियों पर एक सीमित करना चाहिए कि एक व्यक्ति इससे ज़्यादा नहीं कमाएगा। तो हो सकता है कि उनका स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहे, बिल्कुल। और हो सकता है कि उनकी उम्र ज़्यादा रहे, हो सकता है कि वो फिर परिवार वही पुराने सामूहिक में आ जाए। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि जो ऐसा नियम बनाने वाले हैं वो खुद ही इसको फॉलो नहीं करते हैं, है ना। उनकी आमदनी पे आप रोक नहीं लगा सकते। आप एक छोटे छोटे पार्षद के चुनाव में भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, तो ईमानदार आदमी तो कर ही नहीं सकता। और अगर उन्होंने रोक लगा दी तो वो खुद क्या करेंगे? तो इन सब पे रोक नहीं लग सकती, परंतु ये पारिवारिक स्तर पर इसको वो करना, पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि हम इस तरह की लत पालेंगे तो बच्चों का क्या होगा। ठीक है, शराब जिसकी आदत है, एक घूंट पिया और चुपचाप सो गए, वो तो चलता है, फिर भी मैं मानता हूँ। परंतु शराब मैंने अपने इर्द गिर्द के बहुत से लोगों को देखा, मैंने मेरे ऑफिस में ऐसे बहुत से लोग रहे जिन्होंने शराब छोड़ी नहीं और मर गए, परंतु उनको समझा के हमारे अधिकारी रह गए, हम लोग रह गए, उन्होंने शराब नहीं छोड़ी। तो ऐसे शराब पीने से फायदा क्या कि जिंदगी खत्म हो जाए। ये उदाहरण है ना जीवन के। शादी ब्याह में गए, ज्यादा पी लिया तो नाली में पड़े, पूरा फंक्शन हो गया, सारा एंजॉयमेंट हो गया, वो सुबह नाली में मिल रहा है। तो इस पीने से क्या फायदा, है ना। पियो तो उतना पियो जितना एंजॉय करो। यही चिंतन का विषय है। इसमें युवा, बहुत बड़ा युवा वगैरह भी फंसता है। बिल्कुल, ये सब देखा देखी हो रही है। और एक हमारे सोसाइटी में यहाँ शाम को निकलो तो लड़कियां सिगरेट पीती रहती हैं, वहाँ बैठ के दारू पी रही, तो हम लोगों को घुटन होती है, उस गली से निकलने में मुश्किल होती है। लेकिन आपने तो रास्ता बदल दिया। हाँ, मगर लेकिन सामाजिक चिंतन की जरूरत है। बिल्कुल, उनको हम मना भी तो नहीं कर सकते। मना करेंगे तो हमारे गिरेबान पकड़ लेंगे। तू कौन होता है मना करने वाला? किसी को आप अच्छे काम, अगर हर व्यक्ति ऐसे ही सोचने लगे, हाँ, तो समाज तो दिशा नहीं। ठीक है, जहाँ पे चल जाता है, अगर कोई हमें दो रपेटा मार दे और हम उसको समझाने जाएं तो हम ऐसे गांधी क्यों भाई, है ना। मगर हाँ, ये है कि हम अपने, जैसे हम लोग रचना लिखते हैं अपने आप कार्यक्रम दे रहे हैं, इस कार्यक्रम के जरिए हम ऐसी अपील कर सकते हैं और लोग छोड़ते भी हैं। मगर जो उनको नहीं छोड़ना है, वहाँ जहाँ जहाँ शराब, चलिए हम आपसे अपील करते हैं, ऐसे युवाओं को जो सिगरेट और शराब या अन्य नशा करते हैं, उनको क्या आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं
मेरे पिताजी तंबाकू खाते थे। आज से 30 साल पुरानी बात है, 35 साल पुरानी बात है। तो तंबाकू की उनकी आदत थी, मगर मम्मी ने कैसे उनकी आदत छुड़ाई, उनको उन्होंने इलायची लौंग देना शुरू कर दिया तंबाकू की जगह, और धीरे धीरे उनकी आदत पड़ते पड़ते तंबाकू छूट गई, वो लौंग इलायची खाने लगे। तो ऐसी आदतें हम डाल सकते हैं। आदत तो आदत होती है, हम मुंह में आदत है कि कुछ चलता रहना चाहिए, तो भैया तुम इलायची चबा लो, लौंग चबा लो, जरूरी थोड़ी है जहर चबाओगे, तो उससे ऐसी शराब का है, तुम उसकी जगह कोई कोल्ड ड्रिंक पी लो। चाय में मैं अपनी बताता हूँ, मैं चाय हमारे घर में 20-20, 30-30 चाय पीने का रिवाज था। झांसी में हमारे घर में या बहराइच में चाय का पतीला चढ़ा ही रहता था, क्योंकि आने जाने वाले बहुत थे। अगर आप आ गए और पूछा गया कि भाई कौन कौन चाय पिएगा, तो सबके हाथ खड़े हो जाते थे। और वो किशोर इस समय 1 या 2 चाय पीता है, वो भी वो गाय के दूध का नहीं पीता, वो ये आपका नारियल के दूध का या ओट्स के दूध का चाय पीने लगा। और जो आदमी चाय के बगैर रह नहीं सकता था, कई बार चाय नहीं मिलती, व्यक्ति बदलना चाहे तो स्वयं बिल्कुल बदल सकता है। मैं भी इसका उदाहरण आप मान सकते हैं। मैंने जीवों के प्रति जब मुझे सहानुभूति हुई, तो मैंने सोचा कि उनका दूध हम क्यों पिए, तो मैंने दूध पीना छोड़ दिया, और उस तरह की चीज़ नॉनवेज खाना छोड़ दिया। जो कुछ भी खा लेता था बचपन में, वो सब कुछ छोड़ दिया। तो जबकि पहले उनके बगैर रह नहीं सकते थे। जी। तो लोग मानते नहीं कि भाई तुम कैसे छोड़ दोगे, तुमने तो इतना खाया पिया है, मगर छोड़ा ना आखिर। तो ऐसे अगर एक अपनी विल पावर हो, अपनी इच्छा शक्ति हो, तुम कर सकते। हर व्यक्ति में इच्छा और इससे कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदा ही है, शरीर को फायदा ही है ना। देखिए किशोर जी, हमारे दर्शक बड़े प्रसन्न हो रहे हैं आपकी बातों से, लेकिन अभी तक हम चिंतन मंथन की बातें कर रहे थे। हम चाहते हैं कि कुछ एक एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए दर्शकों के लिए। हम चाहेंगे कि आप अपने साहित्य, संगीत और अभिनय के बारे में कुछ खट्टे मीठे अनुभव और कुछ रचनाएं हमारे दर्शकों को बताएं। चलिए, तो थोड़ी बात लंबी हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि खट्टे मीठे अनुभव तो बहुत सारे हैं। हम लोगों ने झांसी, बचपन में तो मैं संगीत समारोह में जाता ही था, तब मेरी आवाज़ बहुत अच्छी थी, लता मंगेशकर के गाने गाता था। और बड़े बड़े समारोह जहाँ 20-20 हज़ार की गैदरिंग होती थी, वहाँ मैं गाने गाता था, नेपाल, लखनऊ, बहराइच, सब जगह। उसके बाद झांसी आया तो थोड़ा मिमिक्री वगैरह करने लगा। एक हमने ऑर्केस्ट्रा भी खोल लिया, संगीत संध्या नाम से। उसमें हमारे मुकेश बच्चन, नवीन शुक्ला जैसे मित्र थे, जो नवीन शुक्ला बहुत अच्छी बांसुरी बजाते थे। तो उनकी देख देख के मैं भी कुछ सीखता रहा, और बांसुरी बजाना मैंने भी सीखा, एंकरिंग करना सीखा, मिमिक्री करना सीखा, क्योंकि उस समय थोड़े पैसों की भी ज़रूरत पड़ती थी। और आपको विश्वास नहीं हुआ, कई कार्यक्रमों में ऐसे हमारे एक राजेंद्र नाथ मित्र थे, जो इस समय भारत सरकार में बहुत बड़े डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए। तो मेरे मुन्ना भैया थे, जो इस चीज़ के सूत्रधार थे। घर में कुछ भी शुरू हुआ उन्हीं के ज़रिए शुरू हुआ। छोटी बहन है मेरी, कार्टूनिस्ट है, कहानीकार है, बहुत अच्छी, जिनसे मैं सीखता हूँ। तो एक बार हम लोग एक डिग्री कॉलेज में मध्य प्रदेश के कार्यक्रम देने गए थे, पूरा ऑर्केस्ट्रा लेकर। जी। तो वहाँ क्या हुआ कि डिग्री कॉलेज में अक्सर वो स्टूडेंट यूनियन की लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तो जिस यूनियन ने बुलाया था हम लोगों को, उसके अगेंस्ट जो यूनियन थी, वो प्रोग्राम फेल करना चाहते थे। हम लोग अच्छे से अच्छा गाना गा रहे हैं, अच्छे से अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं, अपना प्रस्तुति दे रहे हैं, मगर वो हूटिंग और वो सब करते रहे पूरे टाइम। उतने में मैंने एक शेर कुछ ऐसा पढ़ दिया जो हूटिंग वालों के लिए, मुझे अंदाज नहीं था, मैं थोड़ा उतना मतलब अनुभवी नहीं था, किशोर था। तो मैंने एक शेर उसके लिए कुछ अजीब सा शेर पढ़ दिया, जो लोग हंगामा कर रहे थे। तो वो नाराज़ हो गया, चाकू लेकर मंच पे आ गया। अब वो चाकू ऐसे ऐसे घुमा रहा, और हमारे राजेंद्र नाथ जी दे कांगो, उनके हाथ ऐसे ऐसे हो रहे, कोई हारमोनियम वाला ऐसे ऐसे कर रहा, मतलब सब घबरा गए कि मार न दे। तो ऐसे भी मतलब कलाकारों के साथ ऐसा भी होता है। एक बार हम लोग गाँव गए, हम थे, नवीन शुक्ला थे, सुरेंद्र अस्थाना थे, ऐसे कई लोग मिलके गाँव गए। तो जाते जाते हम लोग रात हो गई। गाँव में किसी की दोस्त के यहाँ शादी थी, उसने बुलाया था कि भाई ऑर्केस्ट्रा करना है। तो जाते जाते रात हो गई, और गांव में तो आपको पता है कि वो रोशनी जल रही है, तो भैया वहाँ जाओ, वहीं पे है। वो रोशनी पता चला 2 कोस दूर है। तो रात को हम लोग हारमोनियम तबला सर पे लेके गांव में घूम रहे थे। तो एक मेरा उसमें परिचित था बुजुर्ग साथी, वो बीड़ी निकाल के वहाँ पीने लगा। इतने में कुछ गांव वाले आगे बोले कि हमसे बोले कि इसको बीड़ी बंद करवाओ, ये यहाँ आग लग जाएगी। तो हमें डिग्री कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं थोड़ा वो था, मैंने कहा पीने दो, तुझे क्या करना है, हम लोग सब डिग्री कॉलेज के हैं, वहाँ के पदाधिकारी हैं। इतना कहना था कि उसने आवाज़ लगे, ए रमुआ, ए ननकू, ए छमकू, ए धिनकू, ये लोग गांव में आग लगाए रहे हैं खलिहान में। इतने में भीड़ पूरी लाठी डंडे लेके आ गई, और मैं तो थोड़ा साइड में हो गया, इत्तेफाक से मुझे बचना था। वो जो हमारे बुजुर्ग साथी थे, उनकी खूब सुताई हुई लाठी डंडों से।
उनको ये लगा कि लोग कोई गुंडे बदमाश घुसाए हैं। उसके बाद वो कई कलाकारों की कुटाई हो, किसी के पैर टूटे, किसी के हाथ टूटे, मगर प्रोग्राम तो देना था, शौक था इतना ज़्यादा। तो हारमोनियम तबला लाद के हम लोग कार्यक्रम स्थल पे 2 बजे पहुँचे और उसके बाद लंगड़ाते कराते हुए हम लोगों ने प्रोग्राम भी दिया। तो ऐसे बहुत से किस्से हो जाते हैं। वाह वाह वाह, तो ये अच्छे बुरे अनुभव हैं, मगर अच्छे भी अनुभव हुए। हम ये भी चाहेंगे कि कुछ रचनाएं हमारे दर्शकों को सुनाएं। चलिए, एक सूरदास जी का भजन है, मैंने बहुत पहले लिखा, मतलब लिखा नहीं था, उनका सूरदास जी का था, लिखा नहीं था, मतलब अपनी धुन बनाई थी। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहत रूप रस रांची, कैसे रहत रूप रस रांची, ये बतियाँ सुनी रूखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। और एक ऐसे ही सूरदास जी का और है, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। वाह। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदो हरि राई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपने अपनी तमाम खूबियों को हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया। जी जी। एक खूबी और रह गई है जी, वो है अभिनय। अच्छा जी। अभिनय के क्षेत्र में आप अपना आदर्श किन्हें मानते हैं? जी जी जी। और कोई ऐसा अभिनय या तो किसी अपने आदर्श का या अपना अभिनय जो आपको अच्छा लगता हो, वो हमारे दर्शकों को दिखाएं। देखिए, आदर्श तो मेरे कोई नहीं है, सही बात है, क्योंकि इसलिए किसी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि सारे ही आदर्श हैं मेरे। जी जी जी। जिससे जहाँ जो चीज़ सीखने को मिलता है, मैं इसमें संकोच नहीं करता, चाहे वो बच्चा हो, किशोर हो, जवान हो, बूढ़ा हो। मैंने आपसे बहुत चीज़ें सीखी हैं, प्रकृति से बहुत सी चीज़ें सीखता हूँ, और यहाँ तक कि जीव जंतुओं से भी बहुत चीज़ें सीखता हूँ। कई हमारा एक झांसी में हमारी छोटी बहन का घर है, वहाँ एक उन्होंने लियो नाम का कुत्ता पाल रखा है। तो हम लोग जब जाते हैं, हम लोग का चूँकि परिवार सब लोग संगीत गीत के शौकीन हैं, तो वहाँ भी गाना बजाना होता है, तो वो कुत्ता बेचैन हो जाता है। जब हम लोग गाना गा रहे होते हैं तो वो उसको लगता है कि ये लोग अपना तो कला प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरी तरफ कोई देख नहीं रहा है, तो वो उस समय एक्टिंग करना शुरू कर देता है। हम लोग को आकर्षित करने के लिए, हम लोग को रिझाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। तो मुझे उसमें एक कलाकार दिखता है, और दिखता है कि उसकी भी अंदर कला की भूख है, वहीं वहीं ऐसे ऐसे नाच नाच के हम लोग को आकर्षित करेगा। तो अब उससे भी हम सीख लेते हैं कि उसमें इतनी वो है कि वो चाहता तो उस समय चुपचाप लेटा रहता, हम लोग तब देखता भी नहीं या बाहर चला जाता, मगर वो पूरा इन्वॉल्व रहता उसमें। तो इस तरह से हम लोग किसी में भी सीखते हैं। बाकी जो हम लोग दिलीप, मैं राजेश खन्ना को बहुत मानता हूँ। हम चाहेंगे कि एक किसी भी अभिनेता की एक्टिंग या डायलॉग्स या ऐसा कोई संवाद हमारे दर्शक। मुझे एक हमने मिमिक्री बनाई थी इसी पे जी, वो गब्बर सिंह को लेके बनाई थी जी जी जी। तो उसमें क्या था, वैसे मैं गानों में मिमिक्री करता हूँ, वॉइस की ज़्यादा नहीं करता हूँ। तो मैंने उसी एक ज़माने की बात बताई थी कि एक ज़माना था, गब्बर सांबा से कहता रहे वो सांबा कितने आदमी थे, तो सांबा ने 2 आदमी कहा था। तो वही गब्बर जब आज के ज़माने में होता है और सांबा से पूछता है, तो पब्लिक में बैठे लोगों से वो क्या कहता है, तो गब्बर बोलता है, अरे सांबा कितने आदमी थे, तो सांबा बोलता है 2 सरदार। और जब आज के ज़माने में किसी महफिल में बैठ के गब्बर उसी सांबा से पूछता है, अरे ओ सांबा कितने आदमी थे,
तो साभा कहता है कि सरदार मैं आदमी नहीं, मैं तो औरतें गिन रहा था। तो ये ज़माने की बात होती है। तो ये सब छोटे मोटे करते थे, मगर ज़्यादातर गाने वगैरह हम मिमिक्री में करते थे। हेमंत, प्रदीप, इन सब के गाने जब मंच पर होते थे, जब कुछ कमाने की वो रहती थी जी। अब तो ज़माना उल्टा हो गया कि कुछ पैसा दे के गाना पड़ता है। किशोर श्रीवास्तव जी, आपने अपना बहुमूल्य समय ट्रू मीडिया पॉडकास्ट के लिए दिया, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। और हम ईश्वर से चाहेंगे कि जो आपका किशोर, आपके भीतर एक किशोर है, वो हमेशा किशोर ही बना रहे। ये भी हम ऊपर वाले से शुभकामनाएं देते हैं। आपने अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत जी नमस्कार। आपका भी धन्यवाद। आपने इतने बड़े ट्रू मीडिया का नाम मैं पूरे देश भर में जहाँ भी जाता हूँ मुझे ट्रू मीडिया दिख जाती है, और देश ही नहीं विदेश में भी कहीं मैं जाता हूँ, नेपाल या भूटान, वहाँ किसी न किसी साहित्यिक मित्र के पास ट्रू मीडिया दिख जाती है। तो इतने बड़े मंच पर आपने मुझे बुलाया, इसलिए आपका भी आभारी हूँ। धन्यवाद जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।